ज़िदनी इल्मा। बस स्टार्ट कर दो, कट कर लेंगे। ठीक है, बैठो, स्टार्ट है ना? ये भी सबके पास है? आप दोनों के पास है? हाँ, आपके, चलो आप शेयर कर लो। वो किधर है शहजादा? अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने बात की थी ना, थोड़ी सी वो बात की थी हम लोगों ने कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ना, वो दोबारा आप लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज करने हैं कॉस्ट बाय बिहेवियर को, क्योंकि हर जगह वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लगना है। मैं थोड़ा सा अगेन आप लोगों को बताता हूं व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच एनी कॉस्ट will be regarded as or will be calculated or will be determined as variable cost if it changes with direct proportion to activity। means activity change हो रही है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, टोटल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन पर यूनिट में वो रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल हम ले सकते हैं, आप बुफे खाने जाते हैं, एक बुफे खाने जाए फॉर एग्जांपल 2000, दो खाने जाए 4000, तीन हो गए 6000, चार हो गए 8000, लेकिन एक बुफे 2000 का, दूसरा बुफे 2000 का, तीसरा बुफे वो भी 2000 का। तीसरे की बात करो, पहला, दूसरा, तीसरा। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है याद रखने के लिए, 2 का टेबल। अगर हम 2 का टेबल की बात करें ना, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये आपकी एक्टिविटी है, और ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। देखो, जो एक्टिविटी चेंज हो रही है आपकी टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये। ठीक है, अच्छा, ये चेंज कितने से हो रही है? ये चेंज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से हो रही है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 का आ रहा है। दिस इज आल्सो, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्लोप। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट which remains constant even there is a change in activity up to certain level। इसकी बेस्ट एग्जांपल बार बार मैं वही देता हूं। आप ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के लिए आपने ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, आपने एक टोयोटा वाले को, हाईएस्ट टोयोटा वाले को हायर किया, वो कहता है भाई मैं मरी जाने का 20,000 रुपया लूंगा आने जाने का। अब 10 बच्चे जाए फिर भी 20,000 है, 5 बच्चे जाए फिर भी 20,000 है, एक बच्चा जाए फिर भी 20,000 है। हाँ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो जब आप मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मिनिमाइज हो जाएगी। जब 10 बचे जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 2000 होगी, जब एक बचा जाएगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मैक्सिमाइज 20,000 हो जाएगी। ये आपने ध्यान में रखना। इससे आगे चले, मैनेजरियल पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, मैनेजरियल में प्लानिंग और कंट्रोलिंग की। अब एक्चुअली हमारा काम है डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आपके जो सब्जेक्ट का नाम है ना वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लेकिन उसके साथ डिसीजन मेकिंग भी है। डिसीजन मेकिंग इज मेजर पार्ट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट माइनर पार्ट है। माइनर तो नहीं कहना चाहिए बट है, दैट्स देयर। डिसीजन मेकिंग कर क्या करनी है? अब हमारे जब when we say हमारे, तो दैट मींस बिजनेस में बहुत सारे डिसीजन होंगे जो कि एक ऑर्डिनरी बंदा लेता है, और एक वो हम कहते हैं ना मिंटॉस का, वो ये कहते हैं वो एडवर्टीजमेंट है, ये है आम जिंदगी, ये है मिंटॉस खा के। अभी जो एक्चुअली हम लोगों ने डिसीजन करना है वो मिंटॉस खा के करना है। ठीक है, उसी चीज को उसी सिचुएशन में रहते हुए हम बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देखेंगे। अच्छा, क्या है जो पहला टॉपिक है वो क्या है? दैट इज रेलेवेंट कॉस्टिंग। अगेन हम टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए हम टॉपिक वाइज चलेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा है रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट की बेसिस के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। कौन से डिसीजन? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। कौन सी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग? देयर विल बी 4 शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग व्हिच विल डू, बुक में मेंशन है। पहली होगी कि मेक वर्सेस बाय। एक कंपनी है, बिजनेस है, वो कोई चीज बना रहा है, अब उसने डिसीजन करना है यार खुद बनाएं कि बाहर से परचेज कर ले। मैं बड़ी बेस्ट एग्जांपल देता हूं, वजीराबाद इज जो है फेमस फॉर कटलरी, कटलरी के लिए बहुत फेमस है। लेकिन पिछले 10 साल से वजीराबाद की बाजार के अंदर चाइना की कटलरी बिक रही है। रीजन क्या है? मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने क्या डिसाइड किया, वेदर टू मेक और बाय। पाकिस्तान में स्टील महंगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी महंगी, बनाने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी, वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर से खरीद के खुद बेच रहे हैं। मेक वर्सेस बाय। और जो लोकल बन रही है वो सारी एक्सपोर्ट हो रही है, वो लोकल जो कस्टमर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो मेक वर्सेस बाय का डिसीजन क्या खुद बनाएं या बाहर से, ये हो गई रेलेवेंट डिसीजन की बेसिस पे। फिर हम अगले डिसीजन पे जाएं, शट डाउन डिसीजन, क्या इस बिजनेस को शट डाउन करना है, वो भी करेंगे रेलिवेंट कॉस्टिंग की बेसिस पे। फिर अगला डिसीजन आएगा वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बड़े मजे का है, हम आज वही करेंगे, कोशिश करेंगे आज कंप्लीट कर लें। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स वेरी नियर टू टेंडर प्राइसिंग। टेंडर होता है, आप लोगों ने अगर पुरानी मूवीज बॉलीवुड की कोई देखी हो ना, तो उसमें बड़ा होता था टेंडर विन करना है, उसने इंफॉर्मेशन लीक कर दी, उसने ये कर दिया। टेंडर बेसिकली होता क्या है, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा है, पढ़े, उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है। कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होने के लिए उसका पहला रूल होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर से भी पहले एक चीज होती है, उसे कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर, कि आप अगले को इनवाइट करते हो कि मुझे ऑफर दो। तो बेसिकली टेंडर जो होता है वो एक इनविटेशन टू ऑफर होता है। गवर्नमेंट इदारे बेसिकली ये होता अकाउंटेबिलिटी के लिए है। कोई भी गवर्नमेंट इदारा है, लेट्स सपोज उसे ये नमल है, नमल ने ये दीवार बनवानी है, वो एक पब्लिक नोटिस देगा कि मैंने ये दीवार बनानी है, आओ मुझे ऑफर दो कि कितने में ये दीवार बना के देते हो। रेलवे वालों ने कोई ग्राउंड बनानी है, कोई दीवार, को कहते हैं बताओ कितने में बना के दोगे। फिर सारे जो बनाने वाले हैं, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर्स, वो अपनी अपनी कोटेशन देते हैं, अपनी अपनी ऑफर देते हैं। फिर उसमें जो मिनिमम और एफिशिएंट होती है वो एक्सेप्ट होती है। असली तौर पे तो प्रोसीजर ही है। अच्छा, जब वो जो ऑफर देनी है ना, ऑब्वियसली आपने मिनिमम प्राइसिंग पे देनी है, उसके लिए भी रेलिवेंट कॉस्टिंग यूज होती है, एंड दैट इज वेरी नियर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी यूजिंग। ठीक है, और उसके बाद होगा प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग। आपकी एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज कॉर्न होता है ना, कॉर्न, ठीक है, जो कॉर्न छली, उससे बेसिकली निकलता है ऑयल, कॉर्न ऑयल। कॉर्न ऑयल निकलने के बाद वो जो बाकी बच गया उसका बनता है कॉर्न फ्लोर। अब कॉर्न फ्लोर को, या वो जो बाकी रह गया, लेट्स सपोज हम इधर ही बात करते हैं, ऑयल तो निकल गया, अब जो बाकी रह गया उसमें से निकलता है कॉर्न फ्लोर, उसमें से निकलता है ये जो माया स्टार्च होता है जो कपड़ों को लगाते हैं, और उसमें से भी एक एंड पे एक चीज निकलती है। ठीक है, तो अब डिसाइड करना है कि क्या हमने इसमें फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, क्या उस स्टार्च को प्रोसेस करके कॉर्नफ्लोर बनाना है, कि बस ठीक है स्टार्च पे ही रहने दो। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। तो ये चारों डिसीजन हमने करने हैं। ये हमारा एक टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक हमारा होगा एक अनसर्टेनिटी वाला। दो ही टॉपिक है हमारे जो कि मिड से पहले छोटे छोटे, ये ऐसे गुजर जाने हैं। ठीक है, वो तो देखेंगे कैसे गुजरेंगे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं पहले रेलिवेंट कॉस्टिंग। अच्छा, रेलिवेंट कॉस्टिंग बेटा, रेलिवेंट कॉस्ट की बात करते हैं। बड़े सिंपल से वर्ड्स में आपको बताऊंगा, रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप कहते हैं कि ये चीज मुझे कितने की पड़ रही है, ये चीज मुझे कितने की पड़ेगी। दिस कॉस्ट इज नॉट यूज फॉर रिपोर्टिंग। ये मैं बड़ी बेसिक सी बात कर रहा हूं। ये जो कॉस्ट हम लोगों ने आज तक कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा, हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं टू रिपोर्ट। किसको रिपोर्ट करने के लिए? इंटरनल यूजर्स को। इंटरनल यूजर्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो है उसको यूज करके एक्सटर्नल यूजर्स को रिपोर्ट करते हैं। ये जो कॉस्ट होती है ये प्योरली डिसीजन मेकिंग के लिए होती है, अपने आप के लिए, कि यार ये कितने की। जैसे हम कहते हैं ना, हर बंदे को अपना पता होता है कि वो कितने पानी में है, चाहे दिखाए ना दिखाए, पता होता है कि कहां पे मैं हूं, मैंने क्या क्या किया, क्या क्या, वो चाहे शेयर करे ना करे। इसी तरह रेलिवेंट कॉस्ट इज अपने आप को पता होगा यार इसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है। ठीक है, तो रेलिवेंट कॉस्ट के लिए ना 3 चेक पॉइंट्स हैं। कोई भी कॉस्ट रेलिवेंट तब होगी जब वो फ्यूचर की होगी। कभी भी पास्ट कॉस्ट रेलिवेंट नहीं होती। एग्जाम्पल लेते हैं, आप डिसाइड किया यार मैं यूं करता हूं, मैंने ना परफ्यूम का बिजनेस खोलना है, लेट्स सपोज। ठीक है, आपने उस पर रिसर्च की, आपने पैसे खर्च किए, इधर गए इधर गए इधर गए। क्या वो जो पैसे खर्च कर दिए हैं ऑलरेडी, इज दैट कॉस्ट इज रेलिवेंट टू ओपनिंग द बिजनेस ऑफ परफ्यूम्स? नो, वो कॉस्ट का हिस्सा जरूर बनेंगी फॉर रिपोर्टिंग। बट अब जब आपने डिसीजन लेना है फॉर नाउ, आप यहां खड़े हैं आज 16 फेब 2026, 16 फेब 2006 से पहले आपने वो रिसर्च की कॉस्ट खर्चा कर दिया। आज आप डिसाइड करें यार मैं परफ्यूम के बिजनेस में जाऊं या ना जाऊं, मुझे कौन कौन सी कॉस्ट पड़ेगी, तो दैट कॉस्ट इज इररेलेवेंट कॉस्ट, नॉट रेलिवेंट। वो लग गई। आपका परफ्यूम के बिजनेस में जाएं या ना जाएं, क्या वो कॉस्ट चेंज होगी? नहीं, वो तो लग गई। तो पास्ट कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होगी? जो
फ्यूचर की होगी, फ्यूचर, क्योंकि आपके डिसीजन लेने के कॉन्सिक्वेंस में जो कॉस्ट आ रही है या रेवेन्यू, वो रेलिवेंट कॉस्ट या रेवेन्यू है। अच्छा, दूसरा वो क्या होगा, वो डिफरेंशियल होगी, या वो इंक्रीज हो रही होगी या वो डिक्रीज हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आज मैं ये डिसीजन लूं तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी, या तो वो इंक्रीज हो रही होगी, या अगर वो ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, इफ इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो रेलिवेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, आपने बिजनेस, परफ्यूम का बिजनेस खोलना था, रिसर्च तो की, आपने किसी को एडवांस पकड़ा दिया दुकान का, बाद में आपने कहा यार ये दुकान इज नॉट राइट फॉर दैट काइंड ऑफ बिजनेस, ये पॉइंट ठीक नहीं है, पैसे तो आपने दे दिए हुए हैं। अब आप इस जगह पे खड़े होकर सोच रहे हो कि मैंने बिजनेस खोलना है या नहीं खोलना, और उसे जो पैसे दिए थे वो नॉन रिफंडेबल थे, उसे जो आपने पैसे दिए, क्या वो, क्योंकि है तो बिजनेस के लिए दिए, क्या वो कॉस्ट रेलिवेंट है या नहीं, वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करो या ना करो, वो किराया तो आपने दे दिया हुआ, आप डिग्री पूरी करो या ना करो, फीस तो आपने दे दी है, पहले सेमेस्टर में घुसे, ये आपकी बेस्ट एग्जांपल है, फीसें तो दे दी। अच्छा, अब आप कह रहे, देखो अब आप, ये मैं इसलिए कहता हूं, मैं दोबारा वही बात करूंगा, आई हैव लिव्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, आई हैव लिव्ड मैनेजरियल अकाउंटिंग, आई हैव लिव्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। उस दिन जो मैंने आपको सारी बातें कही थी वो इसी बेस पे थी कि यहां खड़े हो, अब फ्यूचर का सोचो, जो पास्ट गुजर गया वो गुजर गया, ठीक है। वो एक फ्रेज है, स्पेंडिंग मनी, गुड मनी फॉर बैड मनी। हम अक्सर क्या करते हैं, एक फाइल उठा ली 1.5 लाख की, एग्जांपल है, अब उस 1.5 लाख की फाइल को पूरा करने के लिए हम उस पर 12 लाख और लगा देते हैं, हालांकि वो रेलिवेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए। आप यहां खड़े हैं, 1.5 लाख खर्च कर दिया, पता लगा वो सोसाइटी तो इलीगल थी, लेकिन आप क्या कहते हो, यार 1.5 लाख तो लगाया, चल 12 लाख और देखे, आप क्या कर रहे हैं, स्पेंडिंग गुड मनी फॉर बैड मनी। तो जो पास्ट गुजर चुका वो तो गुजर, हाँ इसमें हम क्वांटिटेटिव फैक्टर्स अभी देख रहे हैं, देयर माइट बी क्वालिटेटिव फैक्टर्स एज वेल, बहुत सारे होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो होगी डिफरेंशियल, अगर है तो वो है। अच्छा, नेक्स्ट जो है थर्ड, वो कैश फ्लो होगी, वो कैश फ्लो होगी, नॉन कैश इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट। तो अगर कोई भी कॉस्ट, ये 3 चेक पॉइंट, तीनों all 3 are tick, then that is relevant cost for decision making, and same goes for revenues as well, relevant revenues। अच्छा, यहां एक क्वेश्चन आता है, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट है कि नहीं, ठीक है। अब सवाल यह आया कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जैक्टली तो अगर मैं इसको इसको डिफाइन करूं इजीली, तो हम कहते हैं द बेनिफिट फॉरगॉन फॉर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अच्छा, वो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो आपके एक्सपीरियंस पे हो सकता है, वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट हो, आपके लिए ना हो सकता है मेरे लिए ना हो, आपके लिए हो, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। बट आपने एक छोड़ा, एक लिया, जो लिया है, जो छोड़ा है, उसकी कॉस्ट जो लिया है उसे पूरी करनी चाहिए। यानी वो क्वांटिटेटिव तो नहीं आता, लेट्स सपोज एक बंदा है क्लास में नहीं आता, वो बाहर, मैं उसे देखता हूं उधर एंजॉय कर रहा है, चाय पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, अब वो उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वाज दैट 1 और वो कहता यार घर में बैठ के बोर होते हैं, लेयर टाइम गुजारते हैं, उसने इस क्लास को छोड़ा उस नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए, आप लोगों ने उस नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ा इस क्लास के लिए। दोनों की अपनी अपनी है ना, अपने अपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, आप अपनी अपनी असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉस्ट क्लास की होगी, आपके लिए कॉस्ट वो टाइम की होगी, लेकिन ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में आए तो अगेन वही है कि अगर आप एक चीज छोड़ के दूसरी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जो चीज छोड़ रहे हैं, जो अडॉप्ट कर रहे हैं उसे जो छोड़ रहे हैं ना, वो भी पूरी करनी चाहिए, उसका भी बेनिफिट पूरा करना चाहिए। मजे की बात बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पसंद की शादी कर रहे हैं, एग्जाम्पल देते हैं, क्वालिटेटिव आ गया, और दूसरी तरफ आपके घर वाले कर रहे हैं, तो आपको उस तरफ इसलिए जाना चाहिए रेलिवेंट कॉस्टिंग की बेसिस पे कि वो जो घर वाले कर रहे हैं वो तो पूरा करे ही करे, एडिशनल आपको और पसंद की शादी दिया जाए, फिर जाओ। अगर तो वो ये छोड़ के वो ले रहे हो और वो पूरा नहीं करे, फिर घर वालों की मर्जी से चल जाओ, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। एनी हाउ, ये थोड़ा सा रिलैक्स कर, अब सारे उधर ना पहुंच जाना, वापस इधर आना है, ठीक है।
तो अपॉर्चुनिटी, अच्छा अब अगर हम कह रहे हैं द कॉस्ट, द बेनिफिट फॉरगॉन फॉर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो ये जाएगा, डिसीजन ए लेते हो तो डिसीजन बी इज फॉरगॉन, डिसीजन बी लेते हो तो डिसीजन ए इज फॉरगॉन, तो फॉरगॉन फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर हो गया, डिफरेंशियल होगा ऑब्वियसली, और कैश फ्लो होगा। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इररिलेवेंट, अगर इसमें नहीं होंगी ये तीनों चीजें तो नॉट बी रेलेवेंट। क्लियर है? कोई सवाल? एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अगर आपके पास चलो मैं मोबाइल से निकाल लेता हूं, आप लोग पेपर पे रखो। ठीक है, मैंने इस ग्रुप में सेंड की हुई थी ना बुक। हाँ ये बुक, अच्छा इस बुक को गंदा करो जितना भी, इसी के ऊपर लिखना है, ठीक है? इसी के ऊपर आपने वो करना है। ये है फॉल, किधर गया किधर गया, नहीं स्प्रिंग है ना ये। ठीक है खुल गया। ओके जी, बेटा पेज नंबर जरा मुझे बताना क्या? 170। ओके जी, तो हम चलते हैं जरा पेज, ये जो जितनी हम लोगों ने बातें की ये पेज नंबर लिखी हुई थी 178 पे, और पेज नंबर, अच्छा जरा पेज नंबर हम अगर जाए 179 पे, तो इट्स रिटन कि व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट, इट्स फ्यूचर अच्छा मैं ना इंक्रीमेंटल की जगह मैं हमेशा डिफरेंशियल लिखता हूं, क्योंकि डिफरेंशियल में इट मींस इंक्रीमेंटल भी हो सकती है, डिक्रीमेंटल भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, चेंज हो रही है, तो मैं इसलिए डिफरेंशियल लिखता हूं, ठीक है? और तीसरा कैश फ्लो। अच्छा एक छोटा सा हम रेलेवेंट कॉस्टिंग के ऊपर एक छोटी सी ड्रिल करते हैं जो कि टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 में है, ठीक है? लेट्स हैव अ ड्रिल ऑन इट। क्या कहता है? कहता है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर रेलेवेंट टू द डिसीजंस स्पेसिफाइड। एक चीज याद रखना, जब हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना वेदर दैट इज रेलेवेंट और नॉट, तो हम स्पेसिफिकली फिगर आउट कर रहे होते हैं उस डिसीजन के हिसाब से। हो सकता है इस डिसीजन में एक कॉस्ट रेलेवेंट हो, हम दूसरे डिसीजन में चले जाएं तो वो कॉस्ट रेलेवेंट ना हो, ठीक है? सो लेट्स रीड इट, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1। सबसे पहले वो कहता है द सैलरी टू बी पेड फ्यूचर है, टू अ मार्केट रिसर्चर हु विल ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, this is new post to be created especially for new product, but the 12,000 salary will be a fixed cost। अब देखो फिक्स कॉस्ट का जब वर्ड आया तो इसने आपको हिला दिया, क्योंकि हम कहते हैं डिफरेंशियल होनी चाहिए, तो वो फिक्स कह रहा है। अब दोबारा पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है समझते हैं। कहता है सैलरी है टू बी पेड, फ्यूचर में पे होगी, टू अ मार्केट रिसर्चर, एक मार्केट रिसर्चर को, हु विल ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, हु विल जो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट को ओवरसी करेगा। This is a new post to be created specially for new product, but 12,000 salary will be fixed cost। कहते हैं is this cost relevant to the decision to proceed with the development of the product? तो I'll say yes, it is relevant। क्यों? It is a future, it will be cash flow। Question is whether it is differential or not, क्योंकि उसने fix का word use किया है। तो आज अगर हम आज क्या 12,000 दे रहे हैं? नहीं, हम 12,000 उसको तब देंगे जब उस ये डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। तो आज जीरो कॉस्ट है, जब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो 12,000 होगी 12,000, तो डिफरेंशियल है, ठीक है? आज नहीं है, जब जाएंगे तो देनी पड़ेगी, तो दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है? रेलेवेंट कॉस्ट किसके लिए? रेलेवेंट कॉस्ट 12,000 इज अ रेलेवेंट कॉस्ट टू द डिसीजन टू प्रोसीड फॉर डेवलपमेंट। गॉट इट? अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहते हैं it says that 2,500 additional monthly running cost, additional differential हो गया, ठीक है? रनिंग कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन टू बी परचेज, फ्यूचर में होगी, टू बी परचेज टू मैन्युफैक्चर एंड एस्टैब्लिश प्रोडक्ट। एक मशीन है उसे खरीद रहे हैं, उसके लिए 2,500 एडिशनल कॉस्ट आएगी, तो एडिशनल कॉस्ट आएगी तो फ्यूचर की होगी, डिफरेंशियल है और कैश फ्लो है। ओके, since the new machine will save on labor time, the fixed overhead to be absorbed by product will reduce by $100 per month. Are these costs relevant to decision to purchase the new machine? Okay, I'll say
2500 is relevant while $100 decrease in the overhead is not relevant. Why? देखो न्यू मशीन आई, वो कह रहा है OAR कम होगा. OAR कैसे कैलकुलेट होता है? FOH डिवाइडेड बाय एक्टिविटी. अब जो OAR कम हो रहा है वो कम हो रहा है एक्टिविटी की एफिशिएंसी की वजह से, ना कि ये कम होने की वजह से. OAR इस तरह आता है ना, तो OAR वो कह रहा है पर मंथ कम होगा, लेकिन किस वजह से कम होगा कि आपकी नई मशीन आई है वो एफिशिएंट ज्यादा है, ना कि ये कम हो रहा है. तो फिक्स्ड ओवरहेड तो कम हो ही नहीं रहा, तो जब फिक्स्ड ओवरहेड कम नहीं हो रहा तो डिफरेंशियल तो नहीं आया, चाहे वो फ्यूचर का है चाहे वो कैश फ्लो हो, और ये कैश फ्लो भी नहीं है एक्चुअली. तो 2500 इज रेलिवेंट व्हाइल 100 डिक्रीज इन फिक्स्ड ओवरहेड, OAR इज नॉट रेलिवेंट. गॉट इट? दो हो गए. अगले पे चलते हैं. थर्ड वन कहता है ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस ऑफ $125 फॉर नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ यानी फ्यूचर, और 125 यानी कैश, और चुके हैं तो डिफरेंशियल. द ऑफिस इज क्लीन बाय कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड बाय गिविंग 1 month नोटिस. कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स क्लीन करते हैं और हम 1 महीने के नोटिस पे उसे कैंसिल भी कर सकते हैं. इज दिस कॉस्ट रेलिवेंट टू डिसीजन टू क्लोज द ऑफिस. कहता है ये $125 की कॉस्ट जो है क्या रेलिवेंट है अगर हम डिसीजन लेते हैं ऑफिस क्लोज करना है कि नहीं. आज हम खड़े होकर डिसाइड कर रहे हैं वेदर टू क्लोज ऑफिस और नॉट. अगर हम ऑफिस क्लोज करते हैं तो 12500 बच जाता है. $1 to $5 बच जाते हैं. अगर हम ऑफिस क्लोज नहीं करते तो नहीं बचता. तो कहता है क्लोज फॉर द क्लोजिंग ऑफिस रेलिवेंट है कि नहीं. अच्छा ये फ्यूचर की है, ये डिफरेंशियल भी है, ये कैश फ्लो भी है, लेकिन ये डिफरेंशियल 1 महीने के लिए नहीं है. क्योंकि अगर आज आप डिसाइड करते हैं कि आज ऑफिस क्लोज करना है तो स्टिल अगले महीने की तो 125 देना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने का नोटिस देना है. आज ऑफिस क्लोज कर भी दिया, स्टिल 125 देना है. तो ये डिफरेंशियल तो ना हुआ फॉर 1 month. हाँ ये रेलिवेंट हो जाएगा अगले मंथ से. अगर आज नोटिस दे देते हैं तो अगले मंथ से ये रेलिवेंट बन जाएगा, आज ये रेलिवेंट नहीं है. क्यों? आज भी नोटिस देते हैं ऑफिस क्लोज करने का, तो ये फ्यूचर है, कैश फ्लो है, लेकिन डिफरेंशियल नहीं है. ये वो फिक्स ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि 1 महीने की सैलरी तो देनी पड़ेगी. तो ये नॉन रेलिवेंट है फॉर द डिसीजन टू क्लोज द ऑफिस नाउ. क्लोज ऑफिस नाउ. हाँ अगर वो यहां पे लिखा होता ना, फॉर एग्जाम्पल वो लिखा होता द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड बाय गिविंग नोटिस एट एनी टाइम, तो फिर ये रेलिवेंट बन जाती है कि एनी टाइम. आज नोटिस दिया, कल ऑफिस बंद है, तो फिर ये रेलिवेंट बन जाती है. आगे चलते हैं जी. लास्ट वाला कहता है एक्सपेंसेस ऑफ 7500 पेड. पे कर दिए, पास्ट है, सीधा सीधा. टू मार्केटिंग मैनेजर, दिस वाज टू रिएम्बर्स द मैनेजर फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू मीट द क्लाइंट with whom the company is currently negotiating a major contract. Is this cost relevant to decision to continue negotiation? No, this is not, because it's already passed. Right? तो ये एक छोटी सी, it was a small drill to understand how relevant costing have impact on decision making. हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की, यहां पे नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है. ये छोटी सी उसने एग्जांपल दी है, ये थोड़ी सी देखिएगा खुद घर में. हम इसके ऊपर ना क्वेश्चन करते हैं. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 करें, स्टार्ट करें. ओके जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 स्टार्ट करते हैं हम. क्लीनर, हाँ नहीं था यहाँ पे, ठहर दो. नहीं एक और भी था, बस ठहरो. टिश्यू है, इसको नहीं हिलाते ना अभी. हाँ बस ठीक है, और काफी है. बस हमें ये वाला पार्ट यूज करना है. ओके जी, let's do test your understanding 2 as well. Opportunity cost की let's do test your understanding 2 as well. Everyone is there? Okay. कहता है a company which manufactures and sells one single product is currently operating at 85% of full capacity, producing 102,000 units per month. बेटा मैनेजरियल अकाउंटिंग हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाती है जब आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. तो हमें नहीं पता क्या करना है, हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं. वो कह रहा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक कंपनी है, सिंगल प्रोडक्ट बनाती है और वो अभी 85% ऑफ फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, और काम करते हुए वो यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस कर रही है? दैट इज 102,000 यूनिट्स.
राइट। अच्छा, अगर हमें नहीं पता फुल कैपेसिटी क्या है, हम निकाल लेते हैं फुल कैपेसिटी भी, ताकि हमें पता भी हो फुल कैपेसिटी क्या होगी। तो फुल कैपेसिटी अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? अगर ये 85% है तो हम इस वाली जो है यूनिट्स को 85% से डिवाइड करेंगे। जरा बताओ कितना आता है? नहीं, इट विल बी 120,000। ठीक है, इट मींस कि उसके पास अभी एक्सेस कैपेसिटी कितनी है? उसके पास एक्सेस कैपेसिटी है 120,000 माइनस 10200। इट हैज एक्सेस कैपेसिटी ऑफ 18,000 यूनिट्स, जो कि वो नहीं बना रहा। अभी हमें नहीं पता, हमने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है, हमने ये सारा कुछ निकाल के रख दिया। ठीक है, वो क्या कहते हैं, तिया पंचा कर दिया। आगे पढ़ते हैं, एक लाइन से आगे। अब the current total monthly cost of production amount is 330,000, of which 75,000 are fixed and are expected to remain unchanged for all the levels of activity up to full capacity. Okay, वो कह रहा है टोटल कॉस्ट कितनी है। अगर हम यहां पे अपनी टोटल कॉस्ट इक्वेशन लिखें, टोटल कॉस्ट इक्वेशन इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वो कहता है टोटल कॉस्ट है 330,000 की, जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट है 75,000 अप टू 100% कैपेसिटी लेवल। तो बाकी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी बताओ? थ्री 330 में से 75,000 को माइनस करो, 255,000। कोई सवाल? अब जरा मैं इसको इस तरह डिटेल में लिखता हूं। हमारे पास टोटल कॉस्ट है 330,000, हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 255,000, हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है 75,000। आई हैव अ क्वेश्चन नाउ, इफ आई वांट टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, this is total variable cost. On which activity I should divide this total variable cost? Whether it should be 120,000 or it should be 102,000. Why? फुल कैपेसिटी पे तो काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, वही एग्जांपल लेते हैं, सुनो। हम ट्रिप लेके गए आपका, ठीक है, हाईएस्ट टोयोटा में, जिसमें 10 बंदों की कैपेसिटी थी, 20,000 उसने लिया। अब उसमें 5 बंदे जाए फिर भी 20,000 है, 10 बंदे जाए फिर भी 20,000 है। ये वो वाली कॉस्ट है 75,000 की, कि 1,02,000 यूनिट्स बने फिर भी इतना, 1,20,000 यूनिट्स बने फिर भी इतना। लेकिन वहां जाके बुफे खाया, या चलो हम कहते हैं सेवर खाया, सेवर खाया 600 रुपए का। एक बंदे ने खाया तो 600, 5 बंदों ने खाया तो 3,000, 10 बंदों ने खाया तो 6,000। तो जितने बंदों ने सेवर खाए, जितने बंदे गए, उस हिसाब से ही कॉस्ट आएगी। इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उतनी ही होगी जितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, ना कि फुल तो प्रोड्यूस ही नहीं ना हो रही। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे कितने से? 102,000 से। बताओ पर यूनिट कितनी आती है? कितना? $2.5 पर यूनिट। कोई सवाल यहां तक? अभी हमें कुछ नहीं पता कि क्या करना है, हम सिर्फ डेटा लिखते जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं हाँ, अब मजे की चीज आ गई। कहते हैं अ न्यू पोटेंशियल कस्टमर हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन टेकिंग रेगुलर मंथली डिलीवरी ऑफ 12,000 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 2.80। अब ट्विस्ट आया, एक कस्टमर आया है, वो कहता है यूनिट्स उसे चाहिए, कितनी चाहिए? 12,000 यूनिट्स चाहिए, लेकिन वो ऑफर कर रहा है एट $2.80 पे खरीदूंगा भाई। ठीक है, ये न्यू कस्टमर है। अच्छा, जो रेगुलर आप सप्लाई कर रहे हैं वो यूनिट्स कितनी है? रेगुलर आप सप्लाई कर रहे हैं 102,000, और वो कितने की सप्लाई कर रहे हैं? करंट प्राइस क्या है? सेल प्राइस 3.25। अब नाउ दिस इज अ क्रिटिकल डिसीजन। यहां पे ही
हो सकता है वो क्या करे, वो अगर आप उसका ऑफर, क्वालिटेटिव डिसीजन क्या है, आपसे वो 2.80 की ले, मार्केट में वो 3.25 की, आपका कस्टमर खराब करेगा, वो कर सकता है ना। हाँ ये भी हो सकता है ये डिफरेंट प्रोविंस से आ रहा है। आप गुजरांवाला में काम कर रहे हैं, गुजरांवाला में सिलेंडर बनते हैं फॉर एग्जांपल गैस के, जो गुजरांवाला में सिलेंडर बनने की कॉस्ट है वो पिशावर में डिफरेंट है। तो पिशावर वगैरह यहां से बहुत सारे लोग आके सिलेंडर यहां से लेके जाते हैं, तो वो वहां जाके किसी और प्राइस का बेचेंगे, लेकिन यहां से सस्ता लेंगे तो वहां जाके बेचेंगे ना। तो ये क्वालिटेटिव हमें नहीं इस क्वेश्चन में बताया, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा सोच दिया कि ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो कहता है अब होगा क्या, अब ट्विस्ट आया, वो कहता है ऑल एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन इज सोल्ड ईच मंथ एट अ प्राइस ऑफ 3.25 पर यूनिट, इफ द न्यू बिजनेस इज एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग सेल्स आर एक्सेप्टेड टू फॉल बाय 2 यूनिट्स फॉर एवरी 15 यूनिट सोल्ड टू न्यू कस्टमर। हो प्रॉब्लम होगी, कहता है अगर न्यू बिजनेस सेलेक्ट किया तो यूनिट्स लॉस्ट कितनी होंगी, कहता है 12,000 यूनिट्स नए कस्टमर को बेचनी है, जितनी उसे भी बेचनी है हर 15 के पीछे 2 लॉस होंगी। तो ये कितनी बनती है यूनिट लॉस्ट, 6,000 नहीं, 24,000 आ गया, डिवाइड करो जरा, 1600 पक्का, 1600 यूनिट्स भाई इसमें से लॉस हो जाएंगी। अच्छा जब 1600 यूनिट्स इसमें से लॉस होंगी तो लॉस हमारा होगा क्या, अगर हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को अभी देखें, एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर हम देखें तो सेल प्राइस कितनी है 3.25 की, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 2.50, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आता है, हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है 0.75 का। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1600 यूनिट से तो टोटल हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा $1,200। नाउ दिस विल बी कंट्रीब्यूशन लॉस फॉर with the purpose to gain new customer, means what is opportunity cost, opportunity cost of getting new customer is $1,200, opportunity cost of accepting the order from new customer is $1,200, right। अब पूछ क्या रहा है वो हमें, अभी तो उसने क्या पूछा नहीं पता, लेट्स रीड, कहता है व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज इन मंथली प्रॉफिट व्हिच वुड रिजल्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग द न्यू बिजनेस। अगर आप नया बिजनेस एक्सेप्ट करते हैं तो आपके प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा। तो न्यू बिजनेस बना लेते हैं, यहां पे न्यू बिजनेस की सिचुएशन बना लेते हैं। न्यू बिजनेस की सेल प्राइस कितनी होगी, न्यू बिजनेस सेल प्राइस वो कह रहा है 2.80, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी 2.5 हुई, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, हाँ क्वालिटेटिव डिसीजन आपने लेना है वेदर यू शुड सप्लाई एट 2.8 और नॉट, लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूशन दे रही है तो यू शुड गो अहेड। ये डिसीजन होता है, अगर कोई चीज आपको कुछ कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रही है आपको चलना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वो है जो कि इसने कवर कर ली हुई है, फिक्स कॉस्ट तो और नहीं होगी ना। तो इनसे जो आ रहा है वो सारे का सारा आपको बिजनेस ही आ रहा है ना। अच्छा इसको नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बेचनी है, इसको नंबर ऑफ यूनिट बेचनी है 12,000, तो इससे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा न्यू बिजनेस से 360 और $3,600 $3,600 इससे आएगा। लेकिन ये बिजनेस लेने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ेगी, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखता हूं, दैट इज $1,200। तो ओवरऑल इंक्रीज इन योर बिजनेस विल बी 2,400 rather 3,600. Got it? This is how opportunity cost have impact on the decision making. Any questions so far? Clear है? थोड़ा सा एक काम हम करेंगे क्या कि हम एक कुछ ट्रीज बनाएंगे, ठीक है, वो ट्रीज बनाएंगे, फिर अगले वो ट्रीज आपने याद करके आने हैं कल के लेक्चर के लिए, उन ट्रीज से फिर हम आगे शुरू करेंगे कल, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा जनरल टॉपिक था कि रेलिवेंट कॉस्ट के ऊपर, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे इंपैक्ट करती है, ये सारा था।
अच्छा इसकी फोटो ले लो, इसको मैं फिर रब करूं। जी जी बोले। हाँ हाँ प्लीज। इट इज, because if you go with the new business you have to lose 1600 units. If you don't go with the new business you don't have to lose these 1600 units, and the contribution loss for these 1600 units is 1200. It is technically feasible. क्या हुआ? हाँ मतलब लॉस इसलिए है क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, अगर ये एक्सेप्ट नहीं करता फिर लॉस नहीं होता। लेकिन मजे की बात क्या है, ये एक्सेप्ट करके उसको 3600 आ रहा है, उस 3600 को लेने के लिए 1200 छोड़ना पड़ा है, तो फायदे की चीज है ना, क्यों ना जाया जाए। हाँ क्वालिटेटिव डिसीजन है इसमें। अच्छा अब मजे की बात है, जाना भी क्यों चाहिए, क्योंकि सबसे पहला तो क्वेश्चन आएगा कि अगर वो 12,000 यूनिट्स मांग रहा है तो डू वी हैव एक्सेस कैपेसिटी और नॉट। तो एक्सेस कैपेसिटी हमारे पास ऑलरेडी 18,000 यूनिट्स। हाँ अब ये सिचुएशन चेंज हो जाती, अगर वो मांग रहा होता 24,000 यूनिट्स, हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी ना होती, फिर तो बात ही, सिचुएशन ही डिफरेंट हो जाती ना, फिर तो रेलेवेंट कॉस्टिंग सारी डिफरेंट हो जाती, क्योंकि आप तो उसे दे नहीं सकते, आप फिर निगोशिएशन पे जाते, भाई हमारे पास तो 18,000 की कैपेसिटी है, और अप टू दिस कैपेसिटी यू हैव ऑलरेडी पेइंग टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू गो विद दैट वन। Pertaining to those qualitative decisions कि whether it will be impacting your overall long term, जाहिर बात है मार्केट में पता लगे भाई हमें दे रहा है 3.25 की, मार्केट में एक और कस्टमर, वो ये वही है, आपने वो अक्सर देखी होगी क्लिप उसकी, मैंने सुबह भी बच्चों को एग्जांपल दिया है, वो क्लिप देखी होगी, वो एक बच्चा मार्केट में आता है, इंडियन मूवी है, बच्चा मार्केट में आता है लीमू बेचने के लिए, तो वो बेच रहा होता है ये शिमला का लीमू, ये तो वहां से उठा के यहाँ रख के, उससे लेके यहाँ रख के यहाँ महंगा बेचना शुरू करता है। गॉट इट? तो दीज कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं ना, दीज आर अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द है, रोज के डिसीजन है, लेकिन हम इन्हें उस तरह पकड़ते नहीं है, वी डोंट ग्रास्प देम। गॉट इट? अच्छा ये तो सारा था, अभी तक हम लोगों ने हो गया फोटो, अभी तक हम लोगों ने डिसीजंस नहीं शुरू किया, जो 4 डिसीजन मेकिंग है, एक वेदर टू बाय और मेक, दूसरा शट डाउन, तीसरा आपका वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा आपका फर्दर प्रोसेसिंग। इन सब में जो सबसे बड़ा और ह्यूज है ना, वो है वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला, हम पहले वो करते हैं ताकि पहले हमारा मेजर वाला काम हो जाए, फिर हम छोटे छोटे बाद में डिसीजन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि मैंने आपको बताया, दैट इज वेरी नियर टू टेंडर, मतलब उसको समझने के लिए टेंडर प्राइसिंग या टेंडर कॉस्टिंग भी कहा जा सकता है। अच्छा जब टेंडर कॉस्टिंग करनी होती है ना, तो आपको क्या कोट करना होता है, आपको कोट करना होता है मिनिमम प्राइस कोट करनी होती है, ठीक है। मिनिमम प्राइस यू कैन चार्ज, इफ समवन कम्स टू यू and ask you quote me the minimum price, for example आप कुछ काम करते हैं, वो कहते हैं quote me the minimum price for this order, if I'll be happy I'll be giving you further orders। अब आपके पास सिचुएशन क्या आ गई, आपने ऐसी प्राइस उसे देनी है जिसमें अभी तो चाहे पैसा ना बचे, लेकिन जब वो दोबारा आएगा, यार चलो हम इसकी बात करते हैं, ये खवातीन से पूछते हैं, अब तो खैर ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग हो गई हुई है, अगर बाजारों में फिर भी शादियों की शॉपिंग करने बाजारों में जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाओ ना, तो आपको ये नहीं कहता बाजी कुछ नहीं बचे अभी, कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाओ, मतलब ये जितनी कीमत है ना, जितना मुझे पता है उतने का ले जाओ। आप पता नहीं सच बोल रहा होता कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो कहता है अच्छा समटाइम्स बहुत सारी जगहों पे लोग कस्टमर बनाने के लिए भी ये करते हैं। कस्टमर हमेशा, अगर आप लोगों में से सिगरेट कौन पीता है, सच्ची बताना, सच्ची पीते हो? पहला सिगरेट किसने दिया था? फ्री का। देखा, हम ज्यादातर जो है ना, पहला सिगरेट फ्री का मिलता है। ऐसी चीजें फ्री की पहले लगाते हैं, फिर बंदा लग जाता है, ठीक है। अब ये देखो कितने करीब है हमारे, ये इर्द गिर्द की चीजें हैं और कुछ नहीं है। तो मिनिमम प्राइस इज द प्राइस जहां पे आप प्रॉफिट नहीं अपना रखते, लेकिन आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाए। मिनिमम प्राइस इज दैट प्राइस जहां पे यू आर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट बट यू आर। अच्छा इसमें अब यू कैन आस्क क्वेश्चन, सर फिर फायदा क्या हुआ? भैया एटलीस्ट कॉस्ट तो कवर हो रही है, फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, आपका सर्कल चल रहा है। जब बैड टाइम्स होते हैं ना, जब योर इकोनॉमी इज ऑन ट्रफ लेवल, तो कहते हैं टू स्टे इन द इकोनॉमी यू शुड प्रोड्यूस एट दैट लेवल दैट एटलीस्ट कवर योर कॉस्ट, ताकि एक रनिंग में रहे आप। इंशाल्लाह जो ही आपकी इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो यू विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट्स, आउट ना हो मार्केट से,
ठीक है, तो मिनिमम प्राइस इज दैट वन। अच्छा, उसके लिए हमें रेलिवेंट कॉस्टिंग करनी है, रेलिवेंट कॉस्ट डिसीजन करने हैं, हमें कितना मटेरियल, कोई भी कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन पे जाएं वापस, तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन में पहली कॉस्ट थी कॉस्ट बाय एलिमेंट, जिसमें हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी कोई भी कॉस्ट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, या वो मटेरियल की होगी या वो लेबर की होगी, या वो अगर ना मटेरियल में ना लेबर में, या वो एक्सपेंसेस होगी। मटेरियल आर टेंजिबल, लेबर इज ह्यूमन एफर्ट्स विच इज नीदर टेंजिबल थिंग नॉर ह्यूमन एफर्ट्स, देन दैट इज एक्सपेंसेस। तो 3 ही चीजें, इसका मतलब 3 ही चीजों पे डिसीजन हमारे हैं। तो हमें डिसीजन ट्री बनाने हैं। सबसे पहले मटेरियल का डिसीजन ट्री बनाते हैं। मटेरियल्स का डिसीजन ट्री कैसे बनेगा? सबसे देखो, अब ये है क्या, आपने हम एक सिचुएशन लेते हैं ना, रेलवे वालों ने एक पूरी दीवार बनवानी है, लेट्स सपोज। अब कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, ये सारा काम करते हैं। अब उन्होंने न्यूज़पेपर में न्यूज़ दे दी कि वी नीड इतनी मीटर की दीवार चाहिए, इतनी हाइट हो, इतनी उसकी चौड़ाई हो, इतनी गहरी हो, ये उसकी स्ट्रेंथ हो, ये टाइप की, वो एक टाइप की नंबर 1 ईंट, नंबर 2 ईंट ये लगी हो, ये सारा उन्होंने बता दिया। अब यू आर द कॉन्ट्रैक्टर, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने टेंडर भरना है। आपके तो यार टेंडर मिल गया ना, मेरा सर्कल चल जाएगा। ठीक है, अब आपने टेंडर भरना है। ऑब्वियसली जो कॉस्ट आपकी लगेगी मिनिमम प्राइस पे, तो जो आपकी फ्यूचर में कॉस्ट लगेगी वो आप अभी लिख रहे हैं। अपने एक तो देनी है उसे, एक तो उसे देनी है, एक आप अपने लिए फाइंड आउट करें कि ये पूरे मीटरों की दीवार बनाने के लिए मुझे कितना लगेगा। तो कॉस्ट जितनी भी लगेगी वो 3 हिस्सों पे होगी, या वो मटेरियल होगा, या लेबर होगी, या वो एक्सपेंसेस होंगे। सबसे पहले मटेरियल के लिए आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, इज मटेरियल अवेलेबल? मतलब जो मटेरियल आपने यूज करना है क्या मेरे पास है? क्योंकि अगर तो आप कॉन्ट्रैक्टर है तो आपके पास क्या पता मटेरियल पड़ा हुआ हो उसी चीज का। तो आंसर आएगा यस या नो। अगर तो आंसर आया नो, भाई मटेरियल नहीं है, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? करंट प्राइस ऑफ दैट मटेरियल। आपको मार्केट से वो मटेरियल ईंटें मार्केट से उठानी पड़ेंगी, सरिया मार्केट से उठाना पड़ेगा, सीमेंट मार्केट से उठाना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास पड़ा हुआ हो, रेत मार्केट से उठानी पड़ेगी। हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्टर है, आपने कट्ठा सामान उठाया था कहीं से, रेत आपने कट्ठी ट्रॉली मंगवाई थी। अब रेत का मजे की बात बताऊं, रेत की अगर बात करें तो रेत अगर छोटी छोटी बॉक्सेस में मंगवाए तो वो महंगी पड़ती है। आप ट्रॉली मंगाए तो उतने की जितना वो दिल करे, 2 छोटे बॉक्सेस की कीमत हो वही बड़ी ट्रॉली की कीमत होती है, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है। आपने कट्ठी मंगवा के रख ली थी। तो इज मटेरियल अवेलेबल? आंसर आएगा नो, तो करंट प्राइस मंगवानी पड़ेगी। आंसर आएगा यस, मटेरियल पड़ा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, विल इट बी रिप्लेस्ड? मतलब हो सकता है आपके पास मटेरियल ऐसा हो जो कि आपका रेगुलरली यूज होता हो, जैसे कि रेत है। रेत अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर दोगे फिर आपको और मंगवानी पड़ेगी। तो इज विल इट बी रिप्लेस्ड? यस। तो फिर रेलिवेंट क्या कॉस्ट होगी? करंट प्राइस, जो कि जिस प्राइस पे आपको मिलेगी वो, क्योंकि रिप्लेस जो करनी है तो करंट प्राइस। क्वेश्चन है नो, इट विल नॉट बी रिप्लेस्ड। फिर आगे क्वेश्चन आएगा, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव यूज? जो दीवार लगानी थी ना उसके ऊपर आया कि आपने वो हारदार तार भी लगानी है, जो तार होती है ना ऊपर वो भी लगानी है, बार्ब्ड वायर उसे कहते हैं। यू हैव टू पुट दैट बार्ब्ड वायर ऑन दैट। आपने किसी जमाने में बार्ब्ड वायर खरीदी थी किसी काम के लिए जो कि यूज नहीं हुई, आपके अंदर पड़ी हुई थी। अब सवाल ये आया मटेरियल, क्योंकि मटेरियल ईंटें भी है, रेत भी है, बजरी भी है जो है, और वो दैट बार्ब्ड वायर इज आल्सो देयर। अब ईंटों के लिए तो आपके पास इज मटेरियल अवेलेबल? यस होगा। विल इट बी रिप्लेस? यस। अच्छा, कोई मटेरियल होगा जो आपकी सीमेंट है, यू डोंट हैव, यू हैव टू बाय इट। अच्छा, वो बार्ब्ड वायर जो है वो है, विल इट बी रिप्लेस? नहीं, उसको अब जरूरत नहीं है, हमारा काम नहीं है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया। तो बार्ब्ड वायर वाला कॉन्ट्रैक्ट एवरीडे नहीं आता, रोज रोज नहीं आता, तो बस अंदर स्क्रैप में पड़ा हुआ था वो। तो विल इट बी रिप्लेस? नो। इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव यूज? अच्छा, हो सकता है ना, हो सकता है आपने सोचा था कि मैं कोठी बनाऊंगा उस पे लगाऊंगा, तो यस देयर वाज ऑल्टरनेट यूज। तो जब आपने कोठी बनानी थी जो उधर लगानी थी उसकी जो
अब ऑब्वियसली वो बार्ब वायर अगर यहां यूज हो जाएगी इस कॉन्ट्रैक्ट में तो यहां नहीं लगा सकोगे ना, तो यहां पे जो कॉस्ट लगाओगे, यहां जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, दैट विल बी रेलिवेंट कॉस्ट। समझ आई? क्योंकि अब वहां नहीं यूज होगी, बेनिफिट फॉर गॉन फॉर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, उस कॉन्ट्रैक्ट में लगा दोगे, यहां नहीं लगा सकोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा दूसरा आया नो, नहीं भाई और कोई काम का नहीं है, तो फिर क्या आएगी? उसकी स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि वो तो आपके पास स्क्रैप पे पड़ा हुआ है ना, अंदर पड़ा हुआ, पता नहीं जंग भी लगा होगा, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू, हाँ वो यूज हो जाएगी उधर कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन आपने अपनी कॉस्टिंग के लिए उसकी कॉस्ट कितनी है? स्क्रैप। अब देखो फर्क कहां पड़ता है, आप हैं, आपके पास बार्ब वायर पड़ी हुई है, ठीक है, अब एक तो सेठ जहनियत है, मतलब बार्ब वायर पड़ी है मार्केट में, बार्ब वायर कितने की मिल रही है? वो आजकल से 100 रुपया फुट मिल रही है, तो 100 रुपया फुट डालूंगा मैं। दूसरी ये रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच है, वो कहता है यार बार्ब वायर पड़ी हुई है, अंदर पड़ी हुई है, हमारा तो उसने पूरा कमरा लिया हुआ है, अच्छा ये लगेगी उधर जाएगी, हमारे लिए तो स्क्रैप है, तो इसकी अच्छा अपने लिए कॉस्टिंग कर रहे हैं ना, तो इसकी जो कॉस्ट डालो ना वो स्क्रैप की डालो। तो एक बंदा जो सेठ है वो उसकी कॉस्ट डाल रहा है जो मार्केट प्राइस है, एक बंदा है उसकी स्क्रैप वैल्यू लगा रहा है वही बार्ब वायर, तो कॉस्टिंग किसकी कम आएगी? इसकी कि उसकी? इस वाले की। नहीं, उसके लिए दिस इज वेयर वी हैव टू थिंक इट अदरवाइज, कि आपके लिए वो है उसकी कितनी वैल्यू उस बार्ब वायर की, स्क्रैप है ना, तो अब देखो यू आर नॉट कोटिंग दिस कॉस्ट टू दैट पर्सन, आप ये कोट नहीं करने जा रहे, आप अपने लिए कॉस्टिंग कर रहे हो कि यार ये चीज अगर मैं करने जाऊंगा तो मुझे पड़ कितने की लगी, उसके बाद डिसीजन होगा। हो सकता है आप ये कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, अब होगा क्या, आपने बार्ब वायर लगा दी स्क्रैप वैल्यू पे अपने लिए कॉस्टिंग में, तो आपका वो कमरा भी तो खाली हो गया, अब वो कमरा किराए पे चढ़ सकता है, या वो कमरा किराए पे अगर नहीं है, आप किसी किराए पे नहीं चढ़ सकता, आपकी अपनी जो रेगुलर प्रोडक्शन है वो वहां हो सकती है, जहां आप कहीं और कॉस्ट दे रहे थे वो बच सकती है, और फिर आप कंपेटिटिव रहे हैं मार्केट में, एक दफा आप इस सर्कल में चल गई चीजें तो आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा। दिस इज हाउ द डिसीजंस आर मेड इंटरनेशनली, but not in Pakistan. That's why even not a single company of Pakistan, they became national, they are not international. कौन सी मल्टीनेशनल बनी है मुझे बताओ? कोई नहीं बनी, सोच ही नहीं है एक्सपैंड करने की। दिस इज वेयर द थिंग्स रियली कम्स इन। हम करेंगे ना जब एक प्रैक्टिस तो आ जाएगा बेटा, ये आपने याद रखना है, ये आपके माइंड में होगा, और कल जब मैं आऊं, जो भी पहले आ जाए आप लोगों में से जिसकी राइटिंग अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरे आने से पहले जो भी आ जाए काइंडली इसी तरह ये ड्रॉ कर देना, ठीक है, इसी तरह इस पे ड्रॉ करना, इतना ही यहां से शुरू होकर यहां तक चला जाए, उसके ऊपर हम फिल करेंगे फिर क्वेश्चन में इसको, ठीक है, कल या नेक्स्ट लेक्चर जो भी है। इसी तरह लेबर के लिए ये एक दफा ना दिमाग की यूं फिरकी घुमाता है, मैंने कहा था ना, एक है आम जिंदगी, एक है मिंटॉस खा के, ये मिंटॉस वाली जिंदगी, एक दफा ये घुमाता है दिमाग की, यार ये तो नुकसान नहीं कर रहे भाई, हम रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, ये तो अपने लिए है कि पढ़ कितने की रही है, वो नहीं जो जैसे हम कहते हैं अपने आप का पता होता है, रब के आगे बंदा फिर जब रोता है ना तो पता होता है अंदर क्या हो, दुनिया के सामने नहीं रोता, वो अलग बात है। जितने की खरीदी थी, पास्ट इज इररिलेवेंट, sunk cost, that's sunk cost, that haven't, ये यहीं पर तो फर्क आ गया, पास्ट है ना, that is sunk cost is not relevant to decision, you are deciding whether I have to go for it or not, if there is a sunk cost it doesn't have to do anything with that, got it? ये देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जो आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली, और ये मुझे अच्छा, देखो ये क्लास ऐसी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, आई लव यू आस्क क्वेश्चंस, मुझे हिलाओ आप लोग कि सर ये इस तरह नहीं होगा, क्योंकि बड़ा मजा आता है फिर इंटरेक्शन का। अब मैं आपने पूछा कि वो तो लगाई थी एटलीस्ट उतना, तो अब मैं अगर मेरे कॉन्सेप्ट कमजोर होते ना तो यार ये तो बहुत ठीक कह रहा है, मैं फौरन ये मैंने दस्ती का यार वो तो सैन कॉस्ट है, यहां पे फर्क पड़ता है, और यहीं पे, और मैं आपको बताऊं इसी पे मैंने अपनी पीएचडी का प्रपोजल जमा कराया था 2013 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में, वहां पे आइल्ट्स चाहिए था 8,
आई स्कोर्ड दैट, आई सबमिटेड दैट, बट फिर कुछ हुआ, वो रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद बताऊंगा। ठीक है, जब बंद करेंगे ना मुझे याद करना, बताऊंगा। लेबर के लिए क्या करेंगे हम? लेबर के लिए पहला सवाल आएगा, इज स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल? क्या स्पेयर कैपेसिटी है? पहली तो बात यहां से आएगी ना कि लेबर जो है क्या स्पेयर कैपेसिटी है? आंसर आएगा यस या नो। अगर तो स्पेयर कैपेसिटी है तो रेलिवेंट कॉस्ट इज नील। आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर हायर की हुई है जो कि 6-6 घंटे काम करके बैठे रहते हैं और काम ही नहीं है, तो अगर और काम उन्हें लग जाएगा, 1-1 घंटा कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आप तो उन्हें ऑलरेडी 8 घंटे का पे कर रहे हैं, राइट? तो इफ स्पेयर कैपेसिटी इज देयर तो द कॉस्ट विल बी नील। इफ देयर इज नो स्पेयर कैपेसिटी देन देयर इज क्वेश्चन, कैन इट बी अवेल्ड? क्या अवेल की जा सकती है? ठीक है, अच्छा क्यों? क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसी लेबर होती है जो रेडिली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। आपके पास, आप पंखे बनाते हैं, आपके पास ये बेरिंग बनाने वाला लेबर है। अब बेरिंग बनाने वाली लेबर इस तरह तो नहीं मिलेगी आप मार्केट में जाओ उठा के ले आओ। बेरिंग बनाने वाली स्पेशलाइज्ड नेचर है, तो क्या वो मिल सकती है? अब लेबर में भी सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड आते हैं ना। अनस्किल्ड तो मिल जाएगी, स्किल्ड को ढूंढना मुश्किल होगा। तो आया नहीं है भाई, तो क्या ले सकते हो? वो अवेलेबल होगी क्या? कैन इट बी अवेल्ड? तो आंसर आएगा यस, मिल सकती है। तो अगर मिल सकती है तो उसकी जो ऑरली रेट है वो 2 से, जिस रेट पे आएगी उसे 2, दैट विल बी द रेलिवेंट कॉस्ट। अच्छा अगर नहीं मिल सकती, अगर नहीं मिल सकती तो फिर क्या करोगे? फिर हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी कि आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है उसे डिस्टर्ब करना पड़ेगा। आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन पे जो लोग काम, आपके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो काम कर रहे हैं, आप घर बनाते हैं बहरिया में, अब वहां से लेबर को उठा के आपने दीवार बनाने पे लगा दिया, तो वहां का जो टाइम वेस्ट हुआ वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वहां का जो बेनिफिट फॉरगॉन हुआ वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा, या मैं यहां लिखता हूं ओवर टाइम, ओवर टाइम प्रीमियम। आप अपनी लेबर को भाई दिन में उधर काम करो, रात में इधर करो, वो कहेंगे हम पागल हैं, हमें क्या मिलेगा यार? टाइम एंड हाफ देंगे कि जितनी आपको लेबर मिल रही है उससे डबल देंगे, यहां 1.5 देंगे, फिर आएंगे। ठीक है, तो क्या पड़ रही है? ओवर टाइम पड़ रहा है। बेटा ये चार्ट्स आपने नेक्स्ट लेक्चर में बनाना है, क्योंकि अगर अभी मैं वैसे फड़का सकता हूं, मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लेक्चर खत्म करते हैं, जरा ये बंद करो, फिर अगली बात करते हैं। हो गया, कनेक्टेड है, ठीक है ना? ठीक है, अभी थोड़ा उतनी देर में वो भी हो जाए, कनेक्ट हो गया। ये ग्रीन पे ध्यान रखना, ठीक है? हाँ भर लो, जो भरना भर लो। स्पेयर कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी, ठीक हो गया? चलो आ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू। क्यों है काम? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? मैं तो हम ही नहीं पढ़ी। और साथ में तो कहना नहीं जाने में आ रहे हैं। नहीं, मैं उन्होंने आख्या, मैं उदू ही एक आध दिन कर लिया करो यार। फरहान भाई सामने बैठे सर। अच्छा मैंने दसो नाजी का की कहना उन्होंने कि मतलब प्राइस शुरू कह रहे हैं मैं क्या आना है हॉस्पिटल उधर ले रहे कहने मैं नहीं आना, मैं कल तू आना है उनकी करना शादी का कर लो जो करना। कितने की करिए कितने करिए इंतजार करें पार्टी में कितने बेहतर जगह भी करना है तो हॉस्पिटल से डिस्काउंट शाम कर दे फिर शामी डिसाइड कर लेंगे।
अच्छा चले हो ना इरशाद नाल ओदे नाल डिसाइड कर लो ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੋਡੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ हैं ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ अजमी साहब ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੇਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ डिसाइड कर देने हैं फिर ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ आओ इरशाद को भी पूछ लो ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਡਿਸਕਸ ते उत्ते ही चलिए फिर ਹਾਂ नहीं नहीं वो जेड़ा यार है जिथे गए सा ਨੰਨੂ चिकन नंदू भी ठीक वो भी फिट नहीं थी वैसे वो दूर केड़ा? बहुत पै जाएगा मना लेना क्योंकि वो याद है 7:30 में करना था 12:30 बजे दूर पहले ना पेट्रोल की बोतल से हां पूछ लेना मैं शायद को पूछना लगा फाइनल कर तो वो चुप कर ये भी आ गया उन्हें ये सारी बातें ये हम बातें कर रहे थे ना अभी वो आ गई नहीं है बीच में ऑन रिकॉर्डिंग ऑन की है हम पार्टी शार्टी की यार किधर गया ऑफिस पानी भरेंगे कॉल कर नहीं कॉल तो इधर कॉल नहीं करनी मुझे याद है इसको बंदा उसमें लगा के किया करे अब मोड जो होता है अभी मुझे याद है इसको बंदा वो जो है एरोप्लेन मोड में लगा के रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया करे अच्छा बस फिर तो ठीक है नहीं व्हाट्सएप तो आता ना नहीं करेक्ट बस ठीक है बस फिर ठीक है गरीबो ये सारी बातें बीच में रिकॉर्डिंग है ये मुझे अच्छा ये मुझे कैसे मिलेगी यूएसबी है अच्छा नहीं वैसे वो दूसरा कौन सा कह रहे हो एक तो जीमेल है पीडीएफ कैसे वो क्या सीन होता है हाँ अच्छा डॉक्यूमेंट में आ जाता है लेकिन वो आएगा कहाँ व्हाट्सएप पे कि जीमेल व्हाट्सएप पे आएगा लेकिन कितनी बड़ी फाइल होगी ये तो बड़ी आ जाती है जितनी भी बड़ी फाइल हो अभी तो नहीं देख लेंगे जो भी दोनों में से होगी ना वो भेज देना ठीक है ना हाँ बस ठीक है अच्छा जी हम कल बात कर रहे थे बैठ जाओ हम कल बात कर रहे थे वी स्टार्टेड रेलिवेंट कॉस्टिंग थोड़ा सा इसको देख लो चल रहा ना बैठ जो सेटल हो जाओ फिर आगे करते हैं हाँ इट्स वर्किंग ओके जी yesterday we were discussing about relevant costing when we take decisions how relevant cost can impact the decisions how relevant cost should be considered so we studied relevant cost we said what is relevant any cost will be relevant cost if it is future if it is cash flow if it is differential फिर हम लोगों ने कहा opportunity cost भी होती है रेलिवेंट कॉस्ट होती है ओके फिर हम लोगों ने कहा था हम लोगों ने करना क्या हम लोगों ने रेलिवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके वी हैव टू मेक 4 डिसीजंस फर्स्ट वाज मेक वर्सेस बाय शट डाउन द थर्ड वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द लास्ट वन वाज फर्दर प्रोसेसिंग एंड वी स्टार्टेड वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम लोगों ने डिसीजन बनाए थे कि मटेरियल की कॉस्ट कब रेलिवेंट होगी लेबर की कॉस्ट कब रेलिवेंट होगी एक्सपेंसेस कब रेलिवेंट होंगे और कब नहीं होंगे ये हम लोगों ने ट्री बनाया था मटेरियल हम कहते थे मटेरियल सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे इज मटेरियल अवेलेबल आंसर आएगा यस अगर आंसर आएगा नो तो आपको मार्केट से खरीदना है करंट मार्केट प्राइस आंसर आएगा यस हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे विल इट बी रिप्लेस कि अगर इसको इधर कॉन्ट्रैक्ट में यूज करते तो दोबारा चाहिए आंसर आएगा यस या नो और उस हिसाब से आगे चलेंगे इसी तरह हमारे पास लेबर का भी है ठीक है लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 Test your understanding 6 everyone is there बेटा पेज नंबर मेरे पास जो सेम बुक आपको शेयर किया ना उसका बुक का पेज नंबर 190 है और पीडीएफ का 214 है 190 आगे होगा आगे मिल गया जी लेट्स रीड इट अब क्वेश्चन जरा आप लोगों ने मेरे साथ रीड करना है It says Mr. Smith has been asked to quote a price for special contract. He has already prepared his tender but has asked you to review it. हम लोगों ने कहा था टेंडर क्या होता है इन्विटेशन टू ऑफर
तो वो अब कोटेशन बना रहा है किसी को इनवाइट करने के लिए कि मुझे ऑफर दो, ठीक है, मतलब यहां लेके जा रहा है, ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर है ये. He has pointed out to you that he wants to quote the minimum price as he believes this will lead to more lucrative work in future. Okay, वो कहते हैं जी मुझे ज्यादा कंपेटिटिव प्राइस चाहिए. अच्छा, जब भी टेंडर की कोटिंग करते हैं ना, टेंडर कोट करते हैं, तो बड़ा जरूरी होता है कि आप मिनिमम प्राइस पे कोट करें. आप मिनिमम प्राइस पे कोट करें. अच्छा, मिनिमम प्राइस कौन सी होती है? जिसमें प्रॉफिट शामिल नहीं होता. मिनिमम प्राइस इज वन जिसमें प्रॉफिट शामिल नहीं है. ओके, अच्छा, क्या कहता है जी मिस्टर स्मिथ ने टेंडर जो बनाया है? देखो, मिनिमम प्राइस होती है जिसमें आपकी कॉस्ट कवर हो जाए, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, दैट इज मिनिमम प्राइस. उसके बाद आप फिर देखते हैं. अच्छा, मिस्टर स्मिथ ने ये टेंडर बनाया जिसमें वो कहता है जी मटेरियल, 4 टाइप ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड, A, B, C, D, जिसकी क्वांटिटी चाहिए 2000, 1550 लीटर्स, और साथ में उसने उसकी डॉलर अमाउंट बता दी. इसी तरह लेबर चाहिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेबर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, और इसकी भी रिक्वायरमेंट उसने बना दी है. फिर उसने फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी ऐड किया हुआ है. अब देखो, रेलेवेंट कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं, वो फिक्स्ड ओवरहेड आर नॉट रेलेवेंट जनरली अनलेस एंड अनटिल इट इज टोल्ड, वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट हो या कुछ और हो, ठीक है. अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर, उसने टोटल टेंडर प्रिपेयर करके बीच में प्रॉफिट भी ऐड करके उसने कहा जी मिनिमम टेंडर प्राइस जो मैं कोट करूंगा दैट इज 167,055, ये मैं कोट करूंगा. अब देखो, टेंडर प्राइस, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें एक दफा आपने कोट किया, किसी और ने भी कोट किया, बहुत सारे लोग कोट कर रहे होते हैं, जिसकी मिनिमम प्राइस होती है विद द सेम क्वालिटी, दैट इज एक्सेप्टेड. अब हमें रेलेवेंट कॉस्ट की बेस पे इसको असेस करना है वेदर दिस कॉस्ट जो उसने कैलकुलेट किया मिनिमम प्राइस, क्या वो मिनिमम प्राइस वाकई मिनिमम प्राइस है कि नहीं. सो लेट्स रीड इट. हम अदर इंफॉर्मेशन पे जाते हैं जो कि साथ आगे उसने दी है. सबसे पहले तो देखो, हम साइड पे लिख लेते हैं कि क्वांटिटी कितनी कितनी चाहिए थी, जो कि हमारी बुक में लिखी है, जो कि उसने हमें यहां बता दी. क्वांटिटी चाहिए थी मटेरियल्स की, मैं यहां लिख लेता हूं मटेरियल ए, इसकी क्वांटिटी चाहिए थी 2000 kgs, ठीक है. मटेरियल बी, इसकी क्वांटिटी चाहिए थी कितनी? 1000. मटेरियल सी 500. मटेरियल डी कितना? 50. ओके, अच्छा, उसके बाद उसने कहा जी लेबर 3 किस्म की है. स्किल्ड है 1000, और सेमी स्किल्ड है, मैं एस लिखता हूं, लेबर, दैट इज 2000. एंड देन वी हैव अनस्किल्ड लेबर, और वो कितनी चाहिए? वो चाहिए 500. ठीक हो गया, ये रिक्वायरमेंट है. अब हम अदर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और इसको असेस करते हैं. सबसे पहले जाते हैं मटेरियल ए के ऊपर. देखो, मटेरियल ए में वो कहता है मटेरियल ए कितना चाहिए? मटेरियल ए हमें पता है 2000 kg चाहिए, 2000 kg तो चाहिए, बट इंफॉर्मेशन है, कहता है 1000 kg ऑफ दिस मटेरियल इज इन स्टॉक एट कॉस्ट ऑफ $5 पर kg. देखो, ये जो खरीदा था, जब खरीदा था, वो संक कॉस्ट है. हम लोगों ने पढ़ा है कि संक कॉस्ट जो पास्ट कॉस्ट होती है वो इररेलेवेंट होती है, फ्यूचर कॉस्ट इज ओनली रेलेवेंट. तो ये ₹5 तो इररेलेवेंट हो गए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें चाहिए कितना? 2000. है कितना? 1000. इसका मतलब मटेरियल अवेलेबल भी है और नहीं भी है, दोनों चेक हो गए ना. 1000 अवेलेबल है, 1000 अवेलेबल नहीं है, ठीक है. केजीज 1000 अवेलेबल है और 1000 अवेलेबल नहीं है. जो तो अवेलेबल नहीं है उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है? वो मार्केट से खरीदना पड़ेगा. आगे पढ़ते हैं जी. वो कहता है मिस्टर स्मिथ हैज नो अल्टरनेटिव यूज. चलो इसको छोड़ते हैं. इसके चौथा पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट इज, वो कहता है करंट परचेज प्राइस इज $10 पर केजी. मतलब मार्केट में अभी वो $10 का मिलेगा, $10 पर केजी. तो हम क्या करेंगे? हम इस 1000 को $10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट आंसर $10,000, जो कि इस 1000 केजी के देने पड़ेंगे. अच्छा, व्हाट टू डू विद दिस 1000 केजी? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, विल इट बी रिप्लेस? क्या ये रिप्लेस होगा? देखो, कोई मटेरियल ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज, एक हम कल एग्जांपल ली थी रेलवे स्टेशन वाली ना. अब कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने सीमेंट लेके रखा हुआ है, तो अगर सीमेंट वहां यूज हो गया तो उसे रिप्लेस तो करना पड़ेगा.
अच्छा अब पढ़ते हैं उसने और क्या कहता है, मिस्टर स्मिथ हैज नो अल्टरनेट यूज फॉर दिस मटेरियल एंड इंटेंड सेलिंग इट फॉर $2 पर केजी। अब देखो क्या आया, विल इट बी रिप्लेस्ड? नो, रिप्लेस तो नहीं होना क्योंकि कोई और यूज नहीं है। अच्छा आगे आते हैं, इज देयर एनी अल्टरनेट यूज? नो। तो स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? दैट इज $2 पर केजी और कितने हैं? 1000 केजीज। तो ये बन गया कितना? $2000। ठीक है, लेकिन ये $2000 लेने के लिए, जरा इधर नोटिस करना, ये $2000 लेने के लिए, कमाने के लिए वो कहता है, however if he sold any he would have to pay a fixed sum of $300 to cover। बेटा क्वेश्चन पढ़ना है आपने, मेरा मुंह नहीं देखना। क्वेश्चन फायदा नहीं है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता लगेगा इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, मेरा मुंह देखोगे तो नहीं पता लगेगा। अच्छा वो कहते हैं however if he sold any he would have to pay a fixed sum of $300 फॉर डिलीवरी कॉस्ट। इसका मतलब ये 2000 बेचने के लिए, ये 2000 कमाने के लिए उसे $3000 की कॉस्ट लगानी पड़ेगी जो कि डिलीवरी कॉस्ट है। तो उसको आएंगे कितने? $1700। अब जरा गौर से समझना, पढ़ लिया हम लोगों ने, बुक से देख लिया, गौर से देखना, इस 1000 केजी के लिए तो उसे मार्केट से खरीदना पड़ेगा 10,000 का। जो 1000 केजी पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसका कोई यूज नहीं है, ना वो रिप्लेस होना है, उसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, तो उसने बेचना है स्क्रैप में। अब अगर वो इस 1000 केजी को स्क्रैप में बेचे तो 1700 आएगा। अगर इस 1000 केजी को इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज करे तो 1700 नहीं आएगा। तो रेलिवेंट कॉस्ट हुई 1700 फॉर दिस 1000 केजी एंड फॉर दिस 1000 केजी द रेलिवेंट कॉस्ट इज 10,000। तो मटेरियल ए की जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी दैट विल बी 10,000 प्लस 1700, दैट मींस 11700। कोई सवाल? क्लियर है? इसकी फोटो ले लो, लिखने का टाइम नहीं होगा, इसकी सिर्फ इस वाले पोर्शन की ले लो क्योंकि मैं ये जो ब्लू वाला ना ये मिटा दूंगा। डन? ये गलती होगी, मुझे ऊपर मटेरियल ए लिखना चाहिए था, अब लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब करते हैं जी मटेरियल बी के लिए। मटेरियल बी कितना चाहिए यहां लिख लेते हैं। मटेरियल बी कितना चाहिए? मटेरियल बी, हमें मटेरियल बी चाहिए 1000 केजी। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं उसको, मटेरियल बी की इंफॉर्मेशन। गो टू योर बुक। देयर इज पेलेंटी ऑफ मटेरियल बी इन स्टॉक एंड इट कॉस्ट $18। तो पुरानी कॉस्ट जिस पे खरीदा होता है ना, दैट इज संक कॉस्ट। लेकिन अभी इंफॉर्मेशन क्या है? क्वेश्चन क्या है? इज मटेरियल अवेलेबल? यस, पेनल्टी है। ठीक है, अच्छा आगे वो क्या कहता है? कहता है द करंट परचेज प्राइस इज $15 पर केजी, मटेरियल इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड बाय मिस्टर स्मिथ, विल इट बी रिप्लेस्ड? यस, क्योंकि कॉन्स्टेंटली यूज है तो रिप्लेस होगा, तो रिप्लेस होगा तो करंट मार्केट प्राइस विच इज $15 पर केजी मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज $15,000। मटेरियल बी की कॉस्ट आ गई, तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं। द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल बी विल बी 15,000। बिल्कुल, क्योंकि जिस पे खरीदा था वो तो इररेलेवेंट होगी। इसकी फोटो ले लो बेटा। डन? अच्छा मटेरियल सी, मटेरियल सी कितना चाहिए? मटेरियल सी चाहिए 500, मटेरियल सी चाहिए 500 kgs। Okay, let's read now what it says. Material C, material C कितना चाहिए? मटेरियल सी चाहिए 500, मटेरियल सी चाहिए 500 kgs। Okay, let's read now what it says. Material C, the total amount in stock of 500 kgs was bought for 10,000 some time ago for another one of contract that never happened। कहता है ये मटेरियल पड़ा हुआ है जो किसी जमाने में किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा था, जो अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ वो। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। इसका मतलब द क्वेश्चन इज मटेरियल अवेलेबल? आंसर इज यस।
मटेरियल है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया। अच्छा, यहां से तो ये पता लग गया, विल इट बी रिप्लेस्ड? नो, क्योंकि उसने जो वर्डिंग है वो कहता है वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा था, दैट नेवर हैपेंड, तो मटेरियल रिप्लेस तो नहीं होगा जब यूज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इट सेज मिस्टर स्मिथ इज कंसिडरिंग सेलिंग इट फॉर 6,000 इन टोटल फॉर यूजिंग इट एज सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर मटेरियल कॉन्स्टेंटली यूज्ड इन नॉर्मल प्रोडक्शन। ओके, अब वो क्या कहता है? कहता है मिस्टर स्मिथ सोच रहा है, इज देयर एनी ऑल्टरनेट यूज? यस, वो सोच रहा है इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करो। अगर सब्स्टिट्यूट यूज इसको कर लेंगे तो $6,000 जो है वो आपकी बचत हो जाएगी और दूसरा नहीं यूज करना पड़ा। या और वो कहता है इफ यूज्ड इन लेटर मैनर, अच्छा सॉरी दोबारा पढ़ते हैं, सॉरी। कहता है मिस्टर स्मिथ इज कंसिडरिंग सेलिंग इट फॉर 6,000 इन टोटल, मतलब उसको स्क्रैप पे बेचना है, कोई ऑल्टरनेट यूज नहीं है, नो, तो उसको स्क्रैप पे बेचना है $6,000 का। और यूज इट एज ऑल्टरनेटिव, अगर ऑल्टरनेटिव यूज करता है, नीचे वो कहता है इफ यूज इन लेटर मैनर मींस ऑल्टरनेटिव, तो उसे कितने की बचत होगी? उसे सेविंग होगी 8,000 की। यानी उसके पास अब दोनों ऑप्शन आ गए, मटेरियल जो पड़ा हुआ है वो रिप्लेस तो नहीं होना, या उसे स्क्रैप में बेच दे या उसे ऑल्टरनेट यूज कर ले। आप बिजनेसमैन होते, आप फैक्ट्री के मैनेजर होते, आपके पास दो ऑप्शन होते कि यार मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, या उसे स्क्रैप में बेच के 6,000 ले लो, या उसे एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर लो और 8,000 की बचत कर लो। तो कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? सब्स्टिट्यूट वाला, क्योंकि ज्यादा बचत हो रही है जहां से। अब अगर आप ये ऑप्शन चूज करते, अब अगर यही मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो जाएगा तो क्या एज अ सब्स्टिट्यूट यूज हो सकता है? नहीं। अगर ये मटेरियल जो 500 है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो जाएगा तो फिर एज अ सब्स्टिट्यूट तो यूज नहीं हो सकता ना। तो एज अ सब्स्टिट्यूट अगर यूज करते तो यू हैड सेव्ड 8,000। अब यहां से 8,000 सेव नहीं कर सकते, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सो द कॉस्ट ऑफ मटेरियल सी विच यू विल रिपोर्ट दैट विल बी $8,000। ठीक है, देखो हम कैलकुलेट हम क्या कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग मटेरियल्स एंड लेबर्स इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, और जो जो हमारे पास पड़ा हुआ है हम उसको असेस कर रहे हैं कि उसकी रेलिवेंट कॉस्ट हमारे लिए कितनी है। पास्ट कॉस्ट इज संक कॉस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी, कोई सवाल यहां तक? उसने कह दिया कोई ऑल्टरनेटिव यूज ही नहीं है उसका। स्टॉक का मतलब इन स्टॉक का मतलब है पड़ा हुआ है। अब आगे कोई चीज पड़ी हुई हो, लेकिन उसके दो काम हो सकते हैं, या तो वो रिप्लेस हो सकती है जो कि खुद कहता है, या वो रिप्लेस या वो किसी काम का नहीं है, तो फिर किसी काम का नहीं है तो स्क्रैप में बेचोगे। यही है ना, आपका घर है, घर के अंदर ऊपर आपके घर में काम हुआ था से किचन का, वो जो कट पीस पड़ा हुआ है वो ऊपर पड़ा हुआ है, अब वो फ्यूचर में किस काम आएगा? वो तो स्क्रैप में जाएगा ना। तो रेलेवेंट, हाँ, अगर किसी काम को छोटी चीज कोई आप डेकोरेशन स्टार्ट करते हो बनाना छोटे, फिर वो अल्टरनेटिव यूज में काम आ सकता है, क्योंकि दोबारा रिप्लेस तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि दोबारा तो आपने उसको चाहिए नहीं। गॉट इट? इसकी फोटो ले लो। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास आ गया कौन सा? डी। डी मटेरियल कितना चाहिए? डी मटेरियल हमें चाहिए 50 लीटर्स। मटेरियल डी वी नीड 50 लीटर्स। ओके जी, क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, रीड करते हैं डी का। कहते हैं देयर आर 100 लीटर्स ऑफ दिस मटेरियल इन स्टॉक। द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, इज मटेरियल अवेलेबल? यस, मटेरियल है। आगे पढ़ते हैं, कहते हैं it is dangerous and if not used in this contract will have to be disposed of at a cost to Mr. Smith $50 per liter। अब इसने पूरी का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। हम तो आगे ये पढ़ते थे ना, अगर मटेरियल है विल इट बी रिप्लेस, तो नहीं, रिप्लेस तो नहीं होना। अच्छा, इज देयर एनी ऑल्टरनेट यूज? नो, ऑल्टरनेट यूज कोई नहीं है इसका, और ये स्क्रैप पे भी नहीं बिकेगा क्योंकि इसको डिस्पोज ऑफ करना है, ये डेंजरस मटेरियल है, ये स्क्रैप पे बिक नहीं सकता, इसको डिस्पोज ऑफ करना है, और इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए $50 पर केजी की कॉस्ट लगेगी, तो स्क्रैप पे तो नहीं बिक सकता। इसका मतलब एक नया ऑप्शन आ गया
कि इसको डिस्पोज ऑफ करना है $50 पर केजी, और अगर हम 50 केजीज यूज कर लेते हैं तो $2500 की हम बचत कर लेंगे। देखो 100 लीटर पड़ा हुआ है ना, अगर 50 लीटर उसमें से इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज ना हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज ना हुआ, तो हमें पूरे का पूरा 100 लीटर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो लेट्स यूज इट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। 50 यूज कर लेंगे, 50 फिर बाद में डिस्पोज ऑफ, वो अलग बात है, हम इसका देख रहे हैं। लेकिन यूज करने की क्या कॉस्ट है? नहीं भाई, कॉस्ट नहीं है, इनफैक्ट कॉस्ट सेविंग है, नेगेटिव कॉस्ट है कि अगर हम इधर यूज कर लें तो बचे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, कोई खराब चीज हो हम कहते हैं फेंकनी तो है, चलो दोस्त को खिला दो, चल यार तू खा ले, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो फेंकनी भी तो चल यार तू खा लो, चल एहसान तो चढ़ जाएगा ना, तो नेगेटिव कॉस्ट है। गॉट इट? कोई सवाल? इसकी आप फोटो लेने की जरूरत नहीं है। ये यहां एक्चुअली तो नो स्क्रैप वैल्यू से निकलेगा, क्योंकि नो यूज है तो स्क्रैप वैल्यू, अब स्क्रैप वैल्यू नेगेटिव स्क्रैप वैल्यू है, मतलब उसकी वैल्यू तो कोई नहीं है लेकिन बचत हो रही है, आपकी सेविंग हो रही है। तो आप इसमें भी कर सकते हैं, अलहदा भी नया एक कर सकते हैं, मैंने इसलिए अलहदा नया लगाया। ठीक है जी, मटेरियल हमारे 4 हो गए। अब आते हैं लेबर पे। ठीक है जी, लेबर हमें क्या चाहिए? हमें लेबर चाहिए स्किल्ड लेबर 1000 और स्किल लेबर के चाहिए। स्किल लेबर को रीड करते हैं, क्या कहता है? कहता है मिस्टर स्मिथ ओनली हायर्स द स्किल्ड लेबर व्हेन ही नीड्स $25 पर आवर इज करंटली रेट। अच्छा जी, क्वेश्चन आया, इस स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल? नो, स्पेयर कैपेसिटी तो है नहीं। कैन इट बी अवेल्ड? यस, वो जब भी जरूरत होती है ले लेता है अवेल। तो कितने की लेता है? ऑर्डनरी रेट क्या चल रहा है? ऑर्डनरी रेट, ऑर्डनरी रेट चल रहा है $25 पर आवर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो इट विल बिकम कितना? $25,000। कैन इट बी क्या? अवेल, अवेल कर ले, कैन इट बी अवेल? ठीक हो गया? अच्छा आगे चलते हैं, फोटो ले लो इसकी, इस वाले पोर्शन, क्योंकि एक हो गया ना हमारे पास सेमी स्किल्ड हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, सेमी स्किल्ड लेबर कितनी चाहिए? सेमी स्किल्ड चाहिए कितने यार? ऊपर इसका भी नहीं लिखा, लिखना चाहिए था। सेमी स्किल्ड लेबर जो है यहां पे लिख देता हूं मैं, एस लेबर कितने चाहिए? 2000 आवर्स। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं क्या कहता है सेमी स्किल्ड का। तो मिस्टर स्मिथ हैज वर्कफोर्स ऑफ 50 सेमी स्किल्ड लेबरर्स हु आर करंटली नॉट फुली यूटिलाइज्ड। 50 लेबरर हैं। अच्छा आगे पढ़ते हैं, दे आर ऑन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द नंबर ऑफ स्पेयर आवर्स करंटली अवेलेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट आर 1500। इट मीन अब हमारे पास क्वेश्चन है, इस स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल? यस भी है और नो भी है। ये हमें चाहिए कितने? 2000 आवर्स, उसमें से 1500 आवर्स जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आप कुछ काम नहीं कर रहे। लेकिन 500 आवर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो 1500 आवर्स जो अवेलेबल है उसकी कॉस्ट तो होगी 0 पे, वो हो जाएगी $0, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे है। हाँ, 500 के लिए क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं एनी इन द एक्सेस ऑफ दिस विल हैव टू बी पेड फॉर टाइम एंड अ हाफ। ग्रेट, तो वो कह रहा है कैन इट बी अवेल? यस अवेल, कैन इट बी अवेल? तो हम बेसिकली इस वाले सिचुएशन में जाएंगे, बाहर से नहीं मिल सकते, अपनों को ही लगाना है और अपनों को ओवर टाइम दे के लगाना है। ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कैन इट बी अवेल? यस, और ऑर्डरली रेट उनका। लेकिन हम इस पे ले आते हैं, तो वो अगर ले सकते हैं तो कितने से ले सकते हैं हम उन्हें? 500 और चाहिए, मल्टीप्लाई बाय रेट उनका क्या है? $15 पर आवर, लेकिन उन्हें मिलेगा टाइम एंड अ हाफ। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, इस 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। टाइम एंड हाफ है ना, टाइम एंड डबल होता तो 2 से मल्टीप्लाई होता, 1/3 हो जाता तो इसे 1/3 से कर देते। तो टाइम एंड हाफ 1.5 से मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ कितना आता है? और आप डायरेक्टली इसको यूं भी कर सकते हैं, $15 प्लस टाइम एंड हाफ, यानी आधी पे उसे और मिलेगी, तो 7.5 ऐड कर लो बीच में, $11,250। तो हमारी कॉस्ट जो सेमी स्किल्ड लेबर की होगी वो क्या होगी? पहले 1500 के लिए 0 प्लस $11,250
हमारे पास हो जाएगी 1125 जी। क्लियर हो गया? कोई सवाल? इसको नोट कर लो, सॉरी फोटो ले लो इसकी। डन? अच्छा अच्छा, और कौन सी है अब हमारे पास रह गई? अनस्किल्ड। अच्छा जी, अनस्किल्ड लेबर कितनी चाहिए? 500 आवर्स। 500 आवर्स चाहिए ना, ठीक है। अच्छा अब पढ़ते हैं उसके लिए क्या कहता है अनस्किल्ड के लिए। देयर आर करेंटली फुल एम्प्लॉयड बाय मिस्टर स्मिथ ऑन जॉब्स वेयर दे प्रोड्यूस कंट्रीब्यूशन ऑफ $2 पर यूनिट। इसका मतलब पहला आंसर है, इज देयर स्पेयर कैपेसिटी? नो, स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। स्पेयर कैपेसिटी तो नहीं है ना। अच्छा अब क्वेश्चन है, कैन इट बी अवेल्ड? नो, अब बाहर से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो करंटली जॉब कर रहे हैं, फुली है। अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, अब आगे वो कहता है देयर करंट रेट इज 10 पर और ऑल्दो एक्स्ट्रा कुड बी हायर्ड एट 20 एन और इफ नेसेसरी। अच्छा अब क्या होगा, अब एक तो ओवर टाइम देना पड़ेगा उन्हें। एक ऑप्शन ये है कि क्या करो, कितने और चाहिए? 500 और चाहिए, जो कि $20 के हिसाब से पे करो, तो हमें कॉस्ट पड़ेगी कितनी? $10,000 की। या दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो उसने खुद कहा, दीज आर करंटली फुली एम्प्लॉयड बाय मिस्टर स्मिथ ऑन जॉब वेयर दे प्रोड्यूस अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $2 पर अनस्किल्ड लेबर आवर। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उन्हें क्या करो, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं ना, वहां से उठा लाओ, उस जॉब को रुकवा दो, यहां पे काम करा लो। लेकिन अगर उस जॉब को रुकवा के यहां पे काम करवाओगे तो क्या होगा? $10 तो उनका रेट है, वो तो पे करना ही करना है, प्लस आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो होगी $2 की, जो कि वो उस जॉब पे कमा के दे रहे हैं। अब अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो यहां हो जाएगा ना, तो आपको रेट कितना पड़ेगा? $12 का। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 500 से, तो ये कितना बन जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 6000। अच्छा अब आप बिजनेसमैन होते, बिजनेस मैनेजर होते, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 500 घंटे चाहिए अनस्किल्ड के, जो आपको एक तरीका है ओवर टाइम देके काम कराओ, उसका 10,000 पड़ेगा, या अपनी एक जॉब को रुकवा के उस डाइवर्ट करके पहले ये काम करवा लो, उसमें 6,000 पड़ेगा। किस पे जाते? 10,000 देते, 10,000 देते, खुद सोच लो। देखो हमने तो बनी है, बनना है ना बिजनेस पॉइंट, हमने तो अच्छा इसमें एक पॉइंट है, देखो अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली ना, यहां पे हम क्वांटिटेटिव फैसला कर रहे हैं, अभी क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। इफ वी डू क्वालिटेटिव थिंग तो हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट तो एक दफा वाला है, लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन को छुड़वाएंगे वहां से, तो वो तो रेगुलर आपके कस्टमर थे, उनकी डिलीवरी अगर लेट हो या उनको हम इनकार करें दूसरी जगह से, तो हो सकता है वो आगे फ्यूचर में आए ना, तो आपका फ्यूचर का बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। ये जरूर बात ज़हन में है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी सिर्फ हम नंबर्स पे बिलीव कर रहे हैं। तो नंबर्स पे बिलीव करके एक ऑप्शन है 10,000 दो, एक ऑप्शन है 6,000 दो, तो वी चूज दिस वन। तो हम कहेंगे रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर विल बी 6,000। ठीक हो गया, इसको अब इसको मिटाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब हमारे पास लेबर भी होगी, मटेरियल भी होगी। नेक्स्ट उसने, अगर आप देखें मिस्टर स्मिथ ने, तो इससे नेक्स्ट उसने फिक्स्ड ओवरहेड डाले थे। अब हम फिक्स्ड ओवरहेड की पढ़ते हैं, यहां पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। फिक्स्ड ओवरहेड देखते हैं, वो कहते हैं, जरा गौर से देखिएगा, वो कहते हैं दिस इज कंसिडर्ड, इंफॉर्मेशन में जहां पे फिक्स्ड ओवरहेड है, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड की इंफॉर्मेशन, दिस इज कंसिडर्ड बाय मिस्टर स्मिथ टू बी एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ ऑर्ली रेट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन। अच्छा एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन जो हो रही है उस हिसाब से ही उसने लगाया है कि ये OAR है, इस पे इतने ऑर्स लग रहे हैं, मल्टीप्लाई करके निकाला। लेकिन क्वेश्चन ये है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन पे जो फिक्स्ड ओवरहेड लग रहे हैं, क्या इस प्रोडक्शन के ऐड होने से वो फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ रहे हैं? नहीं, वो तो अभी एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं ना, उसने कहीं नहीं हमें बताया कि फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, डिफरेंशियल हो रही है। नहीं, फिक्स कॉस्ट उतनी है, तो अगर फिक्स कॉस्ट डिफरेंशियल नहीं हो रही होती तो वो इररेलेवेंट होती है, क्योंकि ये तो उसने OAR की बेसिस पे किया ना। OAR निकाला होगा पहले का, जो नॉर्मल प्रोडक्शन कर रहा है, उसने कहा जी 3500 और इस पे लगने हैं, मल्टीप्लाई बाय OAR से मल्टीप्लाई किया, उसने कहा जी इतने फिक्स ओवरहेड है। भाई फिक्स ओवरहेड तो ऑलरेडी फिक्स है, जो हम कहते हैं द कॉस्ट व्हिच रिमेन अनचेंज इवन देयर इज फ्लक्चुएशन इन एक्टिविटी। तो अगर ये एक्टिविटी होती भी है तो देयर इज नो एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो दैट्स व्हाई फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होंगे यहां पे वो 0 होंगे। ठीक हो गया।
आगे पढ़ते हैं जो उसने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर डाली थी, जरा पढ़ते हैं। वो कहता है मिस्टर स्मिथ हैज स्पेंट 10 आवर्स वर्किंग, हैज स्पेंट पुरानी बात है, फ्यूचर की नहीं है, विल स्पेंड नहीं है, हैज स्पेंट है, ठीक है। मिस्टर स्मिथ हैज स्पेंट 10 आवर्स वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट at $100 per hour which he believes is in charge out rate। तो भाई ये तो पुरानी है, ये तो पास्ट कॉस्ट है, इट इज नॉट रेलिवेंट। आगे उसने कहा है अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल एंड रिसर्च स्पेंट बाय मिस्टर स्मिथ ऑन, स्पेंट ऑलरेडी सन कॉस्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर जो है वो भी 0 है, ठीक है। और प्रॉफिट तो हम ऐड ही नहीं करते मिनिमम प्राइस के लिए, तो मैं 0 नहीं कहूंगा, मैं इसको डैश लिखूंगा। अच्छा अब जरा कैलकुलेट करो सारा, मुझे करके बताओ। कितना, $450। अच्छा मुझे क्वेश्चन में बताओ मिनिमम जो प्राइस थी जो उसने कोट की थी मिस्टर स्मिथ ने, वो कितनी कोट की थी, 167,055, और प्रॉफिट बीच में कितना था, 7,955। जब माइनस करते हैं तो मिनिमम कॉस्ट जो होनी चाहिए थी प्रॉफिट निकाल के, वो कितनी होनी चाहिए थी, 1,591,000। इवन हम प्रॉफिट निकाल भी दें जो उसने कोट किया था, फिर भी वो कोट कर रहा है कि मुझे ये चीज जो है वो 159,100 की पड़ेगी, लेकिन एक्चुअली उसे जो ये टेंडर पड़ रहा है ना, वो पड़ रहा है 74,450 का। लुक हाउ ह्यूज डिफरेंस, ये डबल का भी डबल से ज्यादा डिफरेंस है। और टेंडर प्राइसिंग में होता है कि जब आप मिनिमम प्राइस कोट करते हो, अगर आपसे मिनिमम कोई और कोट कर ले तो उसकी एक्सेप्ट हो जाती है। अब देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है, इवन ये लाख रुपया, लाख डॉलर भी कोट करे ना, तो फिर भी इसको, उसने तो अपना प्रॉफिट डाला था 7,900, तो लाख भी कोट करे तो उसको 26,000 का प्रॉफिट फिर भी होता है, 1,10,000 भी। अच्छा अब सवाल ये आया कि सर फिर डिफरेंस कहां से एक्चुअली जनरेट हुआ, कहां से आप चीजों को पकड़ सकते हो, तो डिफरेंस जनरेट हुआ यहां से। ये देखो ये डिफरेंस है कि वही जो मार्केट में उसके पास मटेरियल 1,000 केजी उसे मार्केट से खरीदना पड़ता, उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। अब ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं मार्केट में चीजें कि एक के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक ने खरीदना है। इसीलिए होता है कोई नया बिजनेस हो ना, नया बिजनेस आना हो, नए बिजनेस ने सब कुछ करना होता है मार्केट में आके, पुराने बिजनेस से सिर्फ चीजों को मैनेज करना होता है और वो सस्टेन कर जाता है। अच्छा और कहां से काम हुआ, और काम हुआ यहां से कि सेमी स्किल्ड लेबर 1500 और जो थे उसके पास ऑलरेडी स्पेयर थे। अब किसी और बिजनेस के लिए वो स्पेयर नहीं होंगे, उन्हें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। और कहां से गेम हुई, और गेम हुई यहां से, जहां उसके पास 50 लीटर ऑलरेडी ऐसा पड़ा हुआ था जो डिस्पोज ऑफ करना था, उसने यहां यूज कर लिया। दिस इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट के विद इन गिवन थिंग्स, और दिस इज द वर्क ऑफ रेलिवेंट कॉस्टिंग दैट गिव्स यू आइडिया कि व्हाट इज द कॉस्ट टू मी एक्चुअली। नाउ अगेन आई एम टेलिंग दिस कॉस्ट इज नॉट रिपोर्टेड, ये कॉस्ट रिपोर्ट करने के लिए नहीं होती। आप रिपोर्ट शायद मिस्टर स्मिथ वाली ठीक हो, बट डिसीजन मेकिंग के लिए जब मैनेजर्स बैठे होते हैं, तो दिस इज द ट्रू कॉस्ट व्हिच इज रिफ्लेक्टिंग हाउ मच इट विल कॉस्ट अस टू गो फॉर दिस टेंडर। एंड समटाइम्स होता है कि आप प्रॉफिट अर्न भी कर रहे होते, लेकिन वो हिडन होता है, पता ही नहीं होता किधर प्रॉफिट है, ठीक है, वो इसीलिए नहीं पता होता, उनके ट्रेसेस नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया जी, कोई सवाल अभी तक? ये बेटा आपने करना तो होगा बस।